गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार थोड़ा सा लाइव जुड़ जाइए सभी लोग, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम दिनेश साहू है और आज हम यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं आरंभ बैच में। ठीक है, काफी दिन से आपको इस क्लास का इंतजार होगा क्योंकि थोड़ा सा मुझे मेडिकल इमरजेंसी के कारण हाथ में फ्रैक्चर था, इस कारण से क्लास हो नहीं पा रही थी। तो आज से फाइनली हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो जुड़ जाइए। राजनंदी जी दिख रही है मुझे। ठीक है, चलिए। देखिए यहाँ पर हम बच्चों इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट में हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम बेसिक बेसिक चर्चाएं करेंगे और थोड़ा सा हम पार्ट पहला जो टॉपिक रहता है भारत का सामान्य परिचय, इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है। चलिए कुछ लोग जुड़ जाएं, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक चीजें बता दूं मैं। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए, है ना। इंडियन ज्योग्राफी बोल लीजिए या फिर ज्योग्राफी बोल लीजिए, तो इसके लिए आपको रेफरेंस बुक कौन कौन सी चाहिए ये सबसे पहले देख लीजिए, है ना। तो सबसे पहले बात तो एक जो नेसेसरी चीज होनी चाहिए आपके पास, वो है एटलस, है ना। ज्योग्राफी चाहे आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ें या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ें, आपके पास एटलस जरूर ही होना चाहिए, है ना। अब एटलस होता क्या है, इसको भी जरा मैं आपको बता दूं। एक बुक होती है, किसी भी स्टेशनरी में मार्केट में आपको स्टेशनरी से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी इजिली, है ना। आप बोलेंगे एटलस दे दीजिए, वो दे देंगे। ठीक है, इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। ठीक है, एक बुक होती है जिसमें अलग अलग तरीके के मैप होते हैं, फिजिकल मैप होते हैं, पॉलिटिकल मैप होते हैं, है ना। तो जब मैं कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाऊं, मान लीजिए पर्वत पढ़ा रहा हूं, है ना, हिमालय पढ़ा रहा हूं, तो उसको आपको खोल करके बैठना है ताकि आप हिमालय की अच्छे से लोकेशन देख सके। पर्टिकुलर कोई माउंटेन बता रहा हूं तो उसकी लोकेशन देख सके। तो एटलस तो आपके पास बच्चों होना ही चाहिए। यदि आपके पास नहीं है तो आज ही जाकर के आपको मार्केट से लेकर के आना है, बिल्कुल जरूरी है ये, है ना, ज्योग्राफी के लिए। और जितनी अच्छी आपकी मैपिंग होगी एटलस पर, जितना अच्छा आपका मतलब जितने से आप अच्छे से आपने पढ़ा है एटलस से, उतनी अच्छी आपकी ज्योग्राफी होगी। ठीक है, इसके अलावा एक बुक आती है लूसेंट, इसमें फैक्ट वगैरह अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वनडे एग्जाम वाले खासतौर पर जो बच्चे हैं, है ना, तो उनके लिए काफी अच्छी बुक मानी जाती है। तो ये वाली बुक भी आपके पास होना चाहिए ताकि फैक्ट वगैरह आप इसको भी पढ़ सकें। और एक आध कोई भी बुक पढ़ सकते हैं इस बच्चों, जो बच्चे अभी जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना, जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिनका अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है और एग्जाम देने में कुछ टाइम बाकी है, तो वो 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी भी स्टडी कर सकते हैं जिनके पास अभी टाइम है। ठीक है, बाकी जिनके पास टाइम नहीं है तो यहाँ तो सारे टीचर आपको पढ़ा ही रहे हैं, तो उससे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बुक मैंने आपको बता दी है, ये आपके पास होनी चाहिए। बाकी जो यहाँ पर मैं कंटेंट दूंगा वो सफिशियंट होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए। राजनंदिनी जी, एक बार आप अपना एग्जाम बता दीजिए कि किस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं। आगे थोड़ा सा मैं आपको जो हमारा इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस होने वाला है, इसको भी थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा बता दीजिए कि आज से पहले आपने कभी ज्योग्राफी पढ़ी है या फिर नहीं पढ़ी है। ठीक है, कमेंट में ये भी बता दीजिए चैट बॉक्स में। यूपीएससी, ठीक है। अमृत जी भी लाइव आ गए हैं। ठीक है, अमृत जी आप भी बता दीजिए किस एग्जाम की के लिए टारगेट कर रहे हैं आप। ठीक है, इस आप स्टेशनरी में जाके बोलिएगा, बस एटलस दे दीजिए तो वो आपको दे देंगे एटलस, है ना। इस प्रकार की एक बुक होती है, अभी मैंने आपको बताया इस प्रकार की बुक होती है एक, तो आपको दे देंगे वो। ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलिए, है ना। तो ये मैंने आपको बुक्स बता दी, ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस डिस्कस करा दूं एक ब्रीफ में कि क्या क्या हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। देखिए पहला टॉपिक जो हमारा इसमें रहेगा, ये रहेगा भारत का सामान्य परिचय या फिर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ज्यादातर हिंदी में बोलूंगा। टर्म्स जितने भी हैं ज्योग्राफिकल टर्म्स, वो मैं इंग्लिश में बताते जाऊंगा आपको, है ना। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपको कंटेंट मिलेगा वो बाइलिंगुअल मिलने वाला है। तो इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे हिंदी मीडियम वाले हो, किसी को दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि टर्म्स पूरे में इंग्लिश में यूज करते जाऊंगा। तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा भारत का सामान्य परिचय या फिर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जो कि हम इंडियन ज्योग्राफी में पहला टॉपिक पढ़ते हैं और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है ये। ठीक है, कोई भी एग्जाम आप देखें देंगे, इससे आपको 1 से लेकर के 3 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इसमें हम भारत के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं, है ना, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके अलावा टोटल
यदि उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखेंगे तो वो कितनी है, बेसिक चीजें हम भारत के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें भारत का भौगोलिक विभाजन या फिर फिजिकल डिवीजन, है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी का जो फिजिकल वाला पार्ट है ना, जैसे हिमालय माउंटेन है, जितनी भी हिल्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन रीजन है, डेजर्ट रीजन है ना, आइलैंड्स हैं, वो सभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारत का भौगोलिक विभाजन या फिर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें बच्चों हम 6 पार्ट में पढ़ेंगे। 6 पार्ट कौन कौन से यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखला, इसमें हम पूरे हिमालय रीजन को पढ़ेंगे। उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थली, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ, है ना, शॉर्ट में बता रहा हूँ। तटीय मैदान और द्वीप समूह, तो ये 6 पार्ट में हमारी बहुत बड़ा एक फिजिकल पार्ट कवर हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी का, जिसमें हम पूरे पठार पढ़ लेंगे, मैदान पढ़ लेंगे, है ना, हिमालय पढ़ लेंगे, जितनी भी हिल्स हैं, पर्वत हैं, उनको हम स्टडी कर लेंगे, जो हमारे यहाँ थार डेजर्ट है उसको हम पढ़ लेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसको हम पढ़ लेंगे। तो ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ, टर्म्स बिल्कुल मैं बताते जाऊंगा आपको, है ना। इसके बाद हम भारत का ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र को स्टडी करेंगे, है ना। हम जितनी भी नदियां हैं उसको हम यहाँ पर स्टडी कर लेंगे, जितने भी डैम, नदी, घाटी परियोजनाएं हैं, झीलें, जलप्रपात हैं, भारत की मिट्टियां हैं, जलवायु है। इसके अलावा खनिज संसाधन है, वन संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है, नेशनल पार्क, भारत की कृषि, परिवहन तंत्र विविध, है ना। इसमें एक टॉपिक और छूट गया है ना, भारत की भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना, है ना, इसको भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें इंडेक्स में है नहीं, लेकिन ये भी हम पढ़ेंगे कि भारत में जो चट्टानें पाई जाती हैं उनका स्वरूप कैसा है, वो कब बनी, तो ये सारी चीजें हम उसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा सिलेबस था। अब हम फाइनली आते हैं ज्योग्राफी में। तो थोड़ा सा आप पहले मुझे कमेंट में बताइए कि ज्योग्राफी क्या है, आप क्या समझते हैं ज्योग्राफी के बारे में, थोड़ा सा आप मुझे कमेंट में बताइए पहले, ठीक है। कमेंट में बताइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ज्योग्राफी से आप क्या समझते हैं। दोस्तों मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। तो देखिए, जो हमारी अर्थ है बच्चों, है ना, अर्थ है, ज्योग्राफी की जो डेफिनेशन है इसके नाम पर ही छुपी है, ठीक है। देखिए, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो है जियो, ठीक है, और एक है ग्राफी। जियो का अर्थ क्या होता है बच्चों, पृथ्वी या फिर अर्थ, और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, है ना, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं अध्ययन करना, ठीक है। तो जब हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं, है ना, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी बोलते हैं। अब इसके अंतर्गत सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं। पृथ्वी में जो चीजें आपको ऊपर से दिखाई देती हैं, पर्वत, पठार, मैदान, है ना, जल संधि, स्ट्रेट, झीलें, डैम्स, ये सारी चीजें हम ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके अलावा आप जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी के यदि अंदर चले जाएंगे, जियोलॉजी के अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां क्या होती हैं, है ना, भूकंप कैसे कैसे आते हैं, ज्वालामुखी कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ये सब आप, ये सारी चीजें जो आप स्टडी करते हैं वो ज्योग्राफी के अंतर्गत ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे डेफिनेशन लिखी है कि भूगोल ज्योग्राफी वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत या फिर जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, है ना, पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप से मतलब क्या है, ऊपर जो कुछ भी आप देखते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, ये कैसे बन रहे हैं, कैसे इनमें चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, कब ये बने थे, ये सारी चीजें। इसके अलावा उसके ऊपरी प्राकृतिक विभागों, प्राकृतिक विभाग मतलब वही है, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, है ना, नगर, नदी, समुद्र, झील, जलसंधि, मानसून, वनस्पति, ये सभी। तो ये सभी चीजें आप ज्योग्राफी के अंतर्गत ही अध्ययन करते हैं, आपको पता होना चाहिए। दूसरी लाइन यहां पर लिखी है, भूगोल यह समझने की कोशिश करता है कि चीजें कहां पाई जाती हैं, ठीक है, वे वहां क्यों हैं, और समय के साथ वे कैसे विकसित और बदल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको हिमालय का देना चाहूंगा, ठीक है। जैसे हिमालय को जब हम पढ़ेंगे बच्चों,
तो पढ़ेंगे, है ना। हिमालय आज से पहले जो हमारा पूरा भारत था, है ना, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, पूरा हमारा भारत है, जहां पर आप लोकेशन इसके देखते हैं वो यहाँ पर नहीं था, वो नीचे गोंडवाना लैंड में लगा हुआ था, जो आप अभी अफ्रीका वाला रीजन देखते हैं, आज से करीब 20-25 करोड़ वर्ष पहले। फिर धीरे धीरे वो ट्रेवल करके, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक जो गतिविधियां होती हैं उसके द्वारा वो ऊपर की ओर प्रवाहित हुआ, और फिर वो यूरेशियन प्लेट से टकराया। जब वो यूरेशियन प्लेट से टकराया तो हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जैसे हिमालय वहां पर क्यों पाया जा रहा है, तो चीजें कहाँ पाई जा रही हैं, ठीक है, वो वहां पर क्यों है, तो उस प्रकार से वो प्लेट प्रवाहित होकर के उत्तर पूर्व की ओर आई और यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो इस प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। और समय के साथ जैसे उसकी हाइट लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट्स अभी भी कोलाइड हो रही हैं, तो लगातार हिमालय की हाइट बढ़ती जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल 1953 के आसपास जब हिमालय का मेजरमेंट किया गया था, तो इसकी हाइट कितनी थी, 88-48 मीटर थी। हिमालय की नहीं बोल रहा हूँ, माउंट एवरेस्ट की बोल रहा हूँ, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। लेकिन अभी 2015 में वापस से जब इसका मेजरमेंट किया गया, तो इसकी हाइट कितनी थी, 48.86 मीटर, ठीक है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये नवीन वलित पर्वत का, न्यू फोल्डेड माउंटेन का एग्जाम्पल है, और लगातार इसकी हाइट बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो देखिए ये वही चीज लिखी है, चीजें कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है, वो वहां कैसे हैं, क्यों हैं, है ना। इसके अलावा समय के साथ उनमें क्या बदलाव हो रहा है, तो ये सभी चीजें हम बच्चों ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें हम स्टडी करेंगे ज्योग्राफी के अंतर्गत। आई थिंक ज्योग्राफी की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी, ठीक है। गुड मॉर्निंग शोभानंद जी। ठीक हूं मैं, बढ़िया हूं, है ना। ये हाथ में थोड़ा सा फ्रैक्चर था, अब ठीक हो गया है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए, एक यूनानी भूगोलवेत्ता रहे हैं बच्चों, जिनका नाम है स्ट्रेवो, ठीक है, स्ट्रेवो। तो इनके अनुसार भी एक डेफिनेशन, बहुत अलग अलग जो भूगोलवेत्ता रहे हैं, भूगोल से संबंधित जो जानकार रहे हैं, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है। आप कहीं भी गूगल पर सर्च करेंगे, बुक उठा लेंगे तो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसमें से एक स्ट्रेवो की मैंने यहाँ पर डेफिनेशन उठाई है, इसको जरा सा पढ़ लेते हैं। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व के आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों, भूधरातलों के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। तो वही चीजें बता रही हैं जो अभी मैंने आपको समझाया है, ठीक है, वही सारी चीजें हैं यहाँ पर भी। चलिए, अब आप मुझे जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि जो हमारी अर्थ है ना, जो हमारी पृथ्वी है, इसका एक्चुअल शेप क्या है, ठीक है। जल्दी से सारे लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक है, हमारी अर्थ का शेप क्या है। जल्दी से कमेंट में बताइए, जो हमारी पृथ्वी है या फिर अर्थ। आज हम बेसिक बेसिक चर्चाएं करेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। ज्योग्राफी के संबंधित जो प्रमुख भूगोलवेत्ता रहे हैं, भूगोल के जानकार रहे हैं, ठीक है, उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, और थोड़ा बहुत हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। शोभानंद जी बोल रहे हैं जियोइड, ठीक है। शोभानंद जी तो पढ़ चुके हैं ना। ग्रिड गोलाकार, ठीक है। अमृत जी आप भी बताइए। दीर्घ गोलाकार। बताइए, जो भी आपको पता है अभी तक वही बताइए, कोई जरूरी नहीं है आप सही ही बताएं, है ना। आपको जो पता है वो बताइए आप। चलिए, देखिए, जो हमारी बच्चों अर्थ है ना, उसका एक्चुअल शेप कुछ इस प्रकार का है ना। अभी तक आप बिल्कुल ऐसे दिख रहे होंगे अर्थ को, है ना, जो आपको दिखाया जा रहा है बचपन से, बिल्कुल गोल इस प्रकार से दिखाई जाती है ना। कहीं भी आप अर्थ की इमेज देखेंगे तो इस प्रकार से गोल दिखाई जाती है। लेकिन अर्थ का जो एक्चुअल शेप है कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। तो ना तो ये ऑरेंज के शेप की है, ना तो ये नाशपाती के शेप की है, ना तो ये दीर्घाकार है, ना गोलाकार है ना। वैज्ञानिकों ने इसका बिल्कुल एक नया शेप बताया है ना। एक नियम है बच्चों, एवरेज नियम, है ना। एवरेज नियम क्या बोलता है, जैसे जो हमारी पृथ्वी, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचिए, है ना। हमारी जो अर्थ अर्थ है, इस पर लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई का माउंट एवरेस्ट है, या फिर हिमालय। हिमालय जो पर्वत है, इसकी एवरेज ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर है। एक मिनट रुकिएगा। जो हमारी अर्थ है बच्चों, है ना, इसमें लगभग 6000 एवरेज ऊंचाई का हिमालय पर्वत है, ठीक है। ये हिमालय पर्वत मैंने बना दिया, ठीक है। 6000 मीटर लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे आपको गर्त देखने को मिलते होंगे, है ना, सागर महासागर देखने को मिलते हैं। तो ये मान लीजिए मैंने यहाँ पर महासागर बना दिया, ठीक है। एक मिनट रुकिए।
यहां पर ये मैंने महासागर बना दिया, ठीक है। ये कहीं आपको खाई मिलेगी, कहीं ऊंचा पठारी हिस्सा मिलेगा, कहीं मैदान मिलेगा, ठीक है। तो कहीं से बच्चों ये अंदर धसी हुई है और कहीं से ये बाहर निकली हुई है। आप खुद सोचिए कैसे पृथ्वी पूर्णतः गोल हो सकती है। कहीं वो अंदर धसी होगी, कहीं ऊपर उठी होगी, कहीं हिमालय है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं खाइयां हैं। तो ऑब्वियसली बात है, गोल तो हो नहीं सकती। तो ठीक है, इस प्रकार से कुछ हमारी पृथ्वी दिखती है। देखिए, कहीं धसी है, कहीं ऊपर उठी हुई है ना। जैसे यहां से देखिए ऊपर उठी हुई दिख रही है और कहीं से धसी है, ठीक है। तो इसको बच्चों प्रॉपर तरीके से दिखाने के लिए एक एवरेज नियम बनाया गया, है ना। मतलब पृथ्वी जहां से ऊपर निकली हुई है और जहां से अंदर धसी हुई है, तो इसके बीच से एक इमेजिनरी लाइन इस प्रकार से ड्रॉ की गई है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और इसको एवरेज नियम के अंतर्गत गोल दिखाया गया और इस शेप को हम बोलते हैं जियोड शेप। क्या बोलते हैं? जियोड शेप इसको हम बोलते हैं, ठीक है। जियोड शेप याद रखना है। ये कौन सा शेप है बच्चों? कि पृथ्वी को एवरेज नियम के अंतर्गत वैज्ञानिकों ने, जहां से पृथ्वी उभरी हुई है ना, और जहां से धसी हुई है, तो बीच की एक इमेजिनरी लाइन ली गई, ठीक है। इस प्रकार से बीच की एक इमेजिनरी लाइन ली गई और इस पृथ्वी के शेप को जियोड शेप दिया वैज्ञानिकों ने या फिर भूगोल से संबंधित जो जानकार थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आज से जो हमारी पृथ्वी का शेप है वो कौन सा है? जियोड शेप है, एवरेज नियम के अंतर्गत। एवरेज नियम क्या है? जहां से पृथ्वी उभरी हुई है और जहां से धसी हुई है, तो एक एवरेज लाइन खींची गई ताकि इसको गोल दिखाया जा सके, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, आज से पृथ्वी का शेप क्या है? जियोड शेप है। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में आपको एमसीक्यूज के माध्यम से ही आंसर देने होते हैं। और इसी के चलते हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है और इसके डिफरेंट पैकेज तैयार किए हैं। जैसे कि ये 1000 क्वेश्चन यदि आप आंसर के साथ चाहते हैं तो मात्र 29 रुपीज में आप ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए है हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ के थ्रू, तो मात्र 39 रुपीज में ये आपको पीडीएफ मिल जाती है। यदि एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और वीडियो सॉल्यूशन, जो कि हर एक क्वेश्चन का मैंने वहां पर सॉल्यूशन कराया है वीडियो फॉर्म में, यदि ये पैकेज चाहिए तो मात्र 49 रुपीज में। इसी में यदि आप टॉपिक वाइज टेस्ट ऐड कर देंगे तो ये पैकेज आपको 59 रुपीज का पड़ जाता है। और मिक्स क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट यदि आप इसमें ऐड करेंगे तो मात्र 69 रुपीज में ये पैकेज आपको मिल जाता है। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी पैकेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से ये कोर्स अवेल कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो वहां से भी ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। अब और आगे चीजें डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है। एक तो है जियो और एक है यहाँ पर ग्राफी या फिर ग्राफिया बोलते हैं, अलग अलग चीजें लिखी मिलती हैं। ग्राफी समझ लीजिए, जियो और प्लस ग्राफी, दो शब्दों से मिलकर के ज्योग्राफी शब्द बना हुआ है, ठीक है। जियो का मीनिंग क्या है? अर्थ या फिर पृथ्वी, ठीक है। जियो का मतलब क्या है? अर्थ और पृथ्वी। और ग्राफी का अर्थ क्या है? वर्णन करना। अर्थात जब हम पृथ्वी के बारे में वर्णन करते हैं, इसको डिस्क्राइब करते हैं, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी, ठीक है। अभी मैंने आपको सारी डेफिनेशन समझा दी थी तो आपको समझ में आया होगा। अब यहां से एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो ये ज्योग्राफी शब्द है, ये आखिर दिया किसके द्वारा गया है, ठीक है। या फिर कौन सा शब्द है, किस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो बच्चों, जो ये शब्द है ज्योग्राफी, ये एक ग्रीक शब्द है ना। ग्रीक शब्द है और यूनानियों के द्वारा दिया गया है। यहां पर देखिए, एक देश मैंने मेंशन किया है जिसको हम बोलते हैं ग्रीस। पहले इसका नाम था यूनान, है ना। यूनान, आपने पढ़ा होगा ना कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान से हुई है, तो ये वही वाला यूनान है। यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पर देखिए, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, बीच में आप जो सागर देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं भूमध्य सागर। तो यहाँ भूमध्य सागर में एक छोटा सा देश दिखेगा, यूनान, ग्रीस। तो इस इन्हीं यूनानियों के द्वारा ये ज्योग्राफी शब्द दिया गया और ये एक ग्रीक शब्द है, ठीक है। कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आज, हालांकि अब तो नहीं आता, लेकिन कई बार आया है ये क्वेश्चन कि जो ज्योग्राफी शब्द है ये किनके द्वारा दिया गया है या फिर कौन सा शब्द है। तो ग्रीक शब्द है और यूनानियों के द्वारा ये दिया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। ग्रीक्स के द्वारा ये दिया गया है। इसके अलावा बच्चों, हिंदी में यदि आप देखेंगे तो भूगोल शब्द आपको मिलता है, ठीक है। तो भूगोल को यदि आप तोड़ोगे तो भू और प्लस गोल से मिलकर के ये बना है। भू मतलब पृथ्वी होता है, गोल मतलब उसकी आकृति ली गई है, तो भूगोल, है ना। तो ये बात आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो भूगोल जो शब्द है बच्चों, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भूगोल शब्द का प्रयोग आर्यभट्ट, जो भूगोल विद थे, हमारे भारत के ही थे, है ना। इन्होंने अपनी सूर्य सिद्धांत नाम की जो बुक लिखी थी, इसमें भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने? आर्यभट्ट ने। इसके अलावा जो ज्योग्राफी शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ग्रीक पंडित थे, इरेटोस्थेनीज, ठीक है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं पहले,
ठीक है, कि ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले किसने दिया या फिर इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो एरेटोस्थेनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द दिया। और भारत में यदि आप भूगोल की बात करेंगे तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले भूगोल नाम का शब्द दिया। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। जो एरेटोस्थेनीज है बच्चों, इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है और व्यवस्थित भूगोल का जनक या फिर सिस्टमैटिक ज्योग्राफी का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। अभी सारे डाउट मैं आपको क्लियर करूंगा। कहीं कहीं आपको फादर ऑफ ज्योग्राफी के रूप में हिकेटियस का नाम भी मिलता है, ठीक है, वो अभी सारे मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। देखिए यहां पर एक पॉइंट लिखा है भूगोल के जनक या फिर फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, तो देखिए यहां पर दो नाम आपको मिलेंगे। कहीं कहीं बच्चों आपको मिलेगा एरेटोस्थेनीज और कहीं कहीं आपको मिलेगा हेकेटियस, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, कहीं हेकेटियस मिलता है कहीं इरेटोस्थेनीज मिलता है, तो यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन काफी ज्यादा होता है। तो देखिए इसके पीछे ये है कि जो हमारी भारत की जितनी भी बुक है या फिर हमारे भारत में जो चलता है जैसे एनसीईआरटी वगैरह है ना, तो हमारे भारत में जो फादर ऑफ ज्योग्राफी माना गया है वो इरेटोस्थेनीज को माना गया है, जिन्होंने ज्योग्राफी नाम का शब्द दिया था, ठीक है। जबकि यूरोप साइड या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में जो फादर ऑफ ज्योग्राफी के रूप में नाम चलता है उनका नाम है हिकेटियस, ठीक है। तो यदि हमारे इंडिया के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है और उसमें यदि इरेटोस्थेनीज ऑप्शन में है तो आपको इरेटोस्थेनीज लगाना है फादर ऑफ ज्योग्राफी के रूप में। यदि मान लो ये ऑप्शन में नहीं है हिकेटियस है तो आप हिकेटियस को आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों मैंने आपको अंतर बता दिए, जो यूरोप साइड है या फिर पश्चिमी देश है वहां पर फादर ऑफ ज्योग्राफी के रूप में हिकेटियस को माना जाता है। हमारी भारतीय बुक या फिर इंडियन बुक है एनसीईआरटी वगैरह, इसमें इरेटोस्थेनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी के रूप में माना जाता है, ठीक है। दोनों चीजें मैंने बता दी। तो देखिए जो हेकेटियस थे बच्चों, इनको भूगोल का जनक क्यों कहा जाता है, इनकी एक बुक थी जस पीरियोडिस। अब इस बुक का नाम भी आपको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जस पीरियोडिस किसकी बुक है, तो हेकेटियस की बुक है, ये याद रखना है, जिनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में, ठीक है। अर्थात इसका मतलब क्या है, पृथ्वी का वर्णन। तो सबसे पहले बच्चों पृथ्वी के बारे में क्रमबद्ध रूप से चीजों को बताया है उन्होंने, है ना। पृथ्वी के बारे में बताया, चीजों का वर्णन किया, भौगोलिक तत्वों का समावेश किया अपनी बुक में, तो इसलिए इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, ठीक है। याद रखना इनकी बुक का नाम बस याद रख लेना, जस्ट पीरियोडिस इनकी बुक का नाम है, ठीक है। आगे हम आते हैं एरेटोस्थेनीज, जिनमें अभी मैंने आपको बताया जिन्होंने ज्योग्राफी शब्द दिया, क्या दिया इन्होंने, ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी शब्द इन्होंने दिया, तो ये बात भी आपको याद रखना। और व्यवस्थित भूगोल का जनक भी इनको कहा जाता है और फादर ऑफ ज्योग्राफी या फिर भूगोल का जनक भी इनको कहा जाता है। क्या बोला जाता है, भूगोल का जनक भी इनको कहा जाता है, ठीक है। अभी मैंने आपको कंफ्यूजन दूर कर दिया ना। यदि मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है फादर ऑफ ज्योग्राफी या फिर भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है, चार ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। चार ऑप्शन में बच्चों यदि एरेटोस्थेनीज का नाम है तो आपको एरेटोस्थेनीज टिक कर देना है, ठीक है। मान लो एरेटोस्थेनीज भी है और हिकेटियस भी है ना, हिकेटियस भी है, तो आपको एरेटोस्थेनीज को टिक कर देना है। अब मान लीजिए किसी केस में एरेटोस्थेनीज का ऑप्शन में नाम नहीं है, हिकेटियस का है, तो उस कंडीशन में आपको हिकेटियस को कर देना है, क्योंकि हमारी इंडियन बुक्स में इनको ही फादर ऑफ ज्योग्राफी माना गया है, ठीक है। आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो ये एरेटोस्थेनीज है, इनको जरा सा देख लीजिए। ये कौन थे बच्चों, इनका संबंध भी यूनान से ही था, ठीक है। ये गणितज्ञ थे, भूगोलविद थे, कवि थे, खगोलविद थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, संगीतकार थे, ठीक है, सिद्धांतकार थे। तो इन्होंने ज्योग्राफी का शब्द दिया या फिर ज्योग्राफी शब्द दिया और ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में ये रहते थे यूनान में, यूनान निवासी थे, ठीक है। याद रखना है इनके बारे में, यूनान से इनका संबंध है। देखिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे, उन्हें ग्रह की एक छोटे पैमाने पर समझ थी, है ना, कि प्लैनेट वगैरह कैसे होते हैं, ग्रह कैसे होते हैं, थोड़ा बहुत समझ थी इनके बारे में। इसके अलावा पृथ्वी की जो परिधि होती है इसके बारे में भी इन्होंने गणना की, ठीक है। तो ये सभी इनकी अचीवमेंट थी, इसलिए इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी या फिर व्यवस्थित भूगोल का जनक। इसके अलावा जो इनसे पहले जो चीजें कही गई थी भूगोल के बारे में, तो इन्होंने इनको क्या किया बच्चों, कंपाइल कर दिया, सिस्टमेटिक वे में जमा दिया, तो इसलिए इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी भी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है हिकेटियस का नाम भी और एरेटोस्थेनीज का नाम भी, ठीक है। बस आपको याद रखना है इनका नाम, ठीक है। इसके अलावा चूंकि फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आ जाते हैं कई बार एग्जाम में, और नहीं भी आते तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप ज्योग्राफी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी तक आपने इस लेक्चर को देखा है, जिस तरीके से हमने अभी तक चीज़ों को समझा है, अगर आप इसी तरीके से इस पैटर्न से
जीएस मतलब जनरल स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हो तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए 100 आवर जीएस का एक कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। इस कोर्स के अंदर फ्रेंड्स मैंने आपको 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कराए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट हमको जीएस में पढ़ना होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हमको कवर करना होते हैं। वो सारे सब्जेक्ट इस 100 आवर जीएस के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, क्योंकि जीएस के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका सिलेबस कंप्लीट करना एंड उसका प्रॉपर रिविजन भी करना। इस 100 आवर जीएस के कोर्स में मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट एंड हमने इमेजिनेशन के थ्रू चीज़ों को समझा है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ में क्लास नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए मैंने डिजाइन करे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं मॉक टेस्ट से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में इस कोर्स को मैंने हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में आपके लिए डिजाइन किया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट इसका फायदा ले सकें। इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं मात्र 999 रुपीज़ में, जिसमें आपको 7 से 8 सब्जेक्ट जीएस के अंदर कवर हो जाते हैं। कोर्स के बारे में और अगर आपको डिटेल लेना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। अब कुछ और जो भूगोल से संबंधित व्यक्ति हैं इनको भी जरा देख लेते हैं। जैसे एक हैं बच्चों अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है। इन्होंने क्या किया, तो इनको बोला जाता है बच्चों फादर ऑफ मतलब जो मॉडर्न ज्योग्राफी है या फिर आधुनिक भूगोल है, इसका जनक इनको कहा जाता है, ठीक है। इनकी बच्चों एक बुक थी, ठीक है। देखिए जर्मनी, सबसे पहले समझ लीजिए कि जर्मनी से इनका संबंध था। उस समय उसको प्रशा बोलते थे, ठीक है। जर्मनी उस समय तात्कालीन टाइम पे उसको प्रशा बोलते थे, तो जर्मनी से इनका संबंध था। भूगोलवेत्ता थे, प्रकृति विज्ञानी थे और खोजकर्ता थे, ठीक है। इन्होंने आधुनिक भूगोल का जनक इनको कहा जाता है या फिर फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी आधुनिक चीजों के बारे में बताया। जैसे जलवायु विज्ञान के बारे में बताया, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बताया, बहुत सारी आधुनिक चीजों के बारे में बताया, ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारी चीजें बताई, ठीक है। देखिए जलवायु विज्ञान के बारे में बताया। इसके अलावा इनकी एक बुक थी कॉस्मोस, कॉस्मोस नाम की बच्चों इनकी बुक थी। तो अपनी बुक में ये सारी चीजें बताई उन्होंने, है ना। जलवायु के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में काफी आधुनिक चीजें बताई, इसलिए इनको आधुनिक भूगोल का जनक या फिर मॉडर्न ज्योग्राफी, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कहा जाता है, याद रखना। अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट काफी महत्वपूर्ण नाम है, इनका नाम भी आपको याद रखना। इनकी बुक का नाम याद रखना, कॉस्मोस इनकी बुक का नाम है। और इनके जो अचीवमेंट है, ठीक है, जलवायु विज्ञान को समझाया, ये सारी चीजें क्लाइमेटोलॉजी को समझाया, तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में रख लेना, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगले जो व्यक्ति हैं बच्चों, इनका नाम है मार्टिन बेहम, ठीक है, मार्टिन बेहम। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बच्चों सर्वप्रथम ग्लोब बनाया। ग्लोब मतलब आप देखते होंगे ना, स्कूल कॉलेजों में रखा रहता है इस प्रकार का कुछ, है ना। अभी तो आपको ब्लू कलर से मिलता होगा इस प्रकार से कुछ रखा हुआ। तो सबसे पहले जो ग्लोब बनाया था वो मार्टिन बेहम ने ही बनाया था। जर्मनी से बच्चों इनका संबंध था, ठीक है। कहां से, जर्मनी से इनका संबंध था। और ये इन्होंने क्यों बनाया था, कैसे बनाया था, तो निकोलस कॉपरनिकस के सिद्धांत से प्रभावित होकर के बच्चों इन्होंने ये ग्लोब का निर्माण, ठीक है। क्या बोला था कॉपरनिकस ने, कि पृथ्वी और उसके आसपास के जो चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं वो चपटे नहीं हैं, गोल हैं। इससे पहले क्या माना जाता था कि चपटे हैं, ये सब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो निकोलस कॉपरनिकस ने जो ये सिद्धांत दिया था कि जितने भी ग्रह हैं वो गोल हैं, ठीक है, और पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाते हैं, ये सभी जो सिद्धांत दिए थे, इससे प्रभावित होकर के जो मार्टिन बेहम है बच्चों, ठीक है, इन्होंने ग्लोब का निर्माण किया था। तो आपको सिंपल सी एक बात याद रखनी है कि ग्लोब का निर्माण सबसे पहले किसने किया, मार्टिन बेहम ने किया, और जर्मनी से इनका संबंध है, ठीक है। जनरल से फैक्ट है, थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। अगले हैं एनेक्सीमेंडर। इनकी क्या विशेषता रही है, तो सबसे पहले जो मानचित्र का निर्माण किया था, ठीक है, तो इन्होंने ही किया था। सबसे पहले मानचित्र बनाया था एनेक्सीमेंडर ने। ठीक है, तो ये हो गई। अब हम देख लेते हैं बच्चों ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की शाखाएं कितनी होती है, तो दो शाखाएं होती हैं। एक होती है भौतिक भूगोल या फिर फिजिकल ज्योग्राफी, और एक होती है मानव भूगोल या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। देखिए ये है भौतिक भूगोल, ठीक है, भौतिक भूगोल, और ये है मानक मानव भूगोल, ठीक है, या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। जो भौतिक भूगोल है इसके जनक कौन है, जो फादर ऑफ ज्योग्राफी हमने पढ़ा है ना, एराटोस्थेनीज को ही भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है या फिर फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी कहा जाता है। जो मानव भूगोल है इसके जनक बोला जाता है बच्चों फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का जनक बोला जाता है, ठीक है। हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, पहले आते थे ऐसे क्वेश्चन, अब नहीं आते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, है ना, इन चीजों के बारे में।
अब देखिए भौतिक भूगोल क्या है, ठीक है, तो याद रखना है भूगोल की जो ब्रांचेस हैं या फिर शाखाएं दो होती हैं बच्चों, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, ठीक है। अब भौतिक भूगोल क्या होती है, तो भौतिक भूगोल में हम क्या क्या पढ़ते हैं बच्चों, जलवायु के बारे में पढ़ते हैं, भूगर्भ विज्ञान या फिर जियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, या फिर जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्टिनेंट, महासागर, पर्वत, पठार, इन सभी के बारे में जो अध्ययन करते हैं तो वो हम भौतिक भूगोल या फिर फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। अब भौतिक भूगोल के भी टाइप होते हैं, जैसे देखिए भौतिक भूगोल की भी शाखाएं होती हैं, फिजिकल जो ज्योग्राफी होती है इसकी भी शाखाएं होती है, जैसे कि भू आकृति विज्ञान, है ना, जियोमॉर्फोलॉजी, इसके अंतर्गत क्या 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 पढ़ते हैं बच्चों, प्लेट टेक्टोनिक गतिविधि वगैरह जो पढ़ते हैं, है ना, ज्वालामुखी, भूकंप, ये सारी चीजें, मतलब जियोमॉर्फोलॉजी समझ लीजिए कि पृथ्वी के अंदर जो हलचल वगैरह हो रही है, तो ये हम भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं। ये किसकी शाखा है, ये भौतिक भूगोल की एक शाखा है। ओशियनोलॉजी, है ना, ओशियनोग्राफी बोलते हैं, समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, है ना, जैव भूगोल, मृदा भूगोल, तो ये सभी जो चीजें हैं बच्चों ये किसके अंतर्गत आती हैं, ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती है। मतलब मेन जो ज्योग्राफी हमें पढ़नी है वो यही है, ठीक है, मेन यही है, ठीक है, भौतिक भूगोल याद रखना। तो ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। आगे अगली बात करें मानव भूगोल, तो मानव भूगोल क्या है बच्चों, मानव भूगोल के अंतर्गत मानव क्रियाकलापों को मानव भूगोल का केंद्र बिंदु माना जाता है, ठीक है। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लेना एक बार, आप जनरल सी डेफिनेशन लिखी है कि मानव भूगोल में अलग अलग जाति के मानव के बारे में, मानव के साथ वातावरण से संबंध कैसा है, ठीक है, मानव के साथ पर्यावरण का संबंध के बारे में जानकारी, ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है, इसकी भी ब्रांचेस होती हैं, जैसे जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी पढ़ते हैं आप, संस्कृति भूगोल पढ़ते हैं, आर्थिक राजनीतिक भूगोल, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। ये इसकी ब्रांचेस है, देख लीजिए मानव भूगोल की ब्रांचेस हैं, सांस्कृतिक भूगोल, परिवहन भूगोल, पर्यटन भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, तो ये सब इसकी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो ये उतना हमें इसमें ध्यान नहीं देना, मेन हमें वही पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा और कुछ चीजें बच्चों में आपको बताऊं तो भारत का मानचित्र की यदि आप बात करें, भारत का जो मैप है इसकी आप बात करें, तो एनविले जो थे, ठीक है, इन्होंने पहली बार बनाया था, ठीक है, भारत का मानचित्र या फिर इंडियन मैप जो है पहली बार एनविले नाम के व्यक्ति ने बनाया था, याद रखना है, फर्स्ट टाइम इन्होंने बनाया था। और टॉलमी जो है बच्चों, इन्होंने विश्व मानचित्र में पहली बार भारत के मैप को दर्शाया था, ठीक है। इंडिया का मैप पहली बार किसने बनाया, एनविले ने बनाया, और विश्व मानचित्र में इंडिया का मैप किसने सेट किया, तो टॉलमी ने किया, ठीक है। जनरल से फैक्ट है, इनको आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि अध्ययन के अनुसार आप भूगोल को देखेंगे तो देखिए विश्व भूगोल होती है, इंडियन ज्योग्राफी होती है, भारत का भूगोल होता है, और प्रादेशिक भूगोल होती है, ठीक है। तो ये अध्ययन के अनुसार है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जरा सा एक बार देख लीजिए, नजर डाल लीजिए। ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा है, विषय के रूप में भूगोल के विकास में सर्वाधिक जो योगदान रहा है वो यूनानियों का, रोमन्स का और अरबों का रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट के रूप में जो आप ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो इसको डेवलप करने में सर्वाधिक जो योगदान रहा है वो यूनानियों का, जैसे अभी हमने देखा बहुत सारे जो भूगोल से रिलेटेड महान व्यक्तित्व हैं तो वो यूनान से उनका संबंध है, ठीक है। तो यूनान, रोमन्स और अरबों, ठीक है, इनका काफी ज्यादा संबंध रहा है, इनका काफी ज्यादा योगदान रहा है भूगोल को विषय के रूप में बढ़ाने में, डेवलप करने में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर फाइनली हमने बेसिक चीजें डिस्कस कर ली कि भूगोल से संबंधित जो प्रमुख प्रमुख व्यक्तित्व हैं इनका क्या योगदान रहा है, फादर ऑफ ज्योग्राफी, है ना, मॉडर्न ज्योग्राफी का जनक, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना। उससे पहले ये वर्ल्ड मैप देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले बता दीजिए कि कितने कॉन्टिनेंट हैं, है ना, हमारी अर्थ पर कितने कॉन्टिनेंट है, जल्दी से बता दीजिए। बता दीजिए कितने महाद्वीप हैं हमारी पृथ्वी पर। राजनंदन जी, आपने कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी क्या? अमृत जी आप बताइए। 7, ठीक है, 7 है ना, 4 नहीं है, 7 है, 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है। 7, देखिए कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, जरा बेसिक चीजें हम डिस्कस कर लें, ठीक है। हालांकि ये सब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में स्टडी करेंगे, लेकिन फिर भी सबसे पहले जो कॉन्टिनेंट है बच्चों, यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा, ये वाला देखिए, ये मैं आपको लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है ना, ये जो आपको एक महाद्वीप दिख रहा है, ये पूरा महाद्वीप जो है इसका नाम है बच्चों एशिया कॉन्टिनेंट या फिर एशिया महाद्वीप, है ना, क्या बोलते हैं इसको हम, एशिया महाद्वीप।
जो कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या के अनुसार भी और क्षेत्रफल या फिर एरिया के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। एशिया महाद्वीप, यहां पर ही बच्चों हमारा दक्षिण एशिया या फिर साउथ एशिया में हमारा देश भारत स्थित है, यहां पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये हमारा भारत एशिया के अंतर्गत ही साउथ एशिया में आता है, दक्षिण एशिया में आता है। देखिए यहां से यदि मैं लाइन खींच दूं तो ये हो गया नॉर्थ एशिया, ये हो गया साउथ एशिया, तो साउथ एशिया में हमारा भारत स्थित है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कॉन्टिनेंट अफ्रीका, ठीक है। तीसरा कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, चौथा कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका, पांचवा कॉन्टिनेंट ये नीचे अंटार्कटिका आपको दिख रहा है, छठवां कॉन्टिनेंट ये यूरोप आपको दिख रहा है, और सेवंथ कॉन्टिनेंट ये ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है। तो ये 7 महाद्वीप हैं बच्चों, ठीक है, जो कि हमारे अर्थ पर देखने को मिलता है। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे कब, वर्ल्ड ज्योग्राफी के टाइम पे, अभी हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस अभी मैंने आपको नॉर्मल आइडिया दे दिया, ठीक है। तो एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा भारत स्थित है, ठीक है। अब ये हमारा भारत का मैप मैंने यहाँ पर खोल दिया है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारा भारत है। जल्दी से बता दो बच्चों, इंडिया में कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है राजनीति जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिखने में दिक्कत हो गई होगी, है ना। जल्दी से कमेंट में आंसर दे दो, कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने स्टेट और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। जल्दी से कमेंट में आंसर दे दो। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हैं? 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर का एक स्पेशल पैकेज है, ओएसएस करंट अफेयर। इसी ओएसएस करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ्स आने वाली है, ये सारी पीडीएफ मिल जाती है। देखिए करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया है, जो कि है ओएसएस पैकेज। इस ओएसएस पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है, उसका डिटेल पीडीएफ मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है, यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए, ठीक है। जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का पीडीएफ आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली पीडीएफ अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए। तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप, 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का, वो आपके आईडी पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 आर जीएस लेना है, तो 100 आर जीएस में आप फ्लेट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोटल बच्चों 28 स्टेट हैं, 28 राज्य हैं, है ना। 29 नहीं है, 29 पहले थे, जम्मू कश्मीर हट गया है, राज्य नहीं है अब। पहले 29 थे, अब 28 है ना, तो अपडेट कर लीजिए अपने आप को। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं बच्चों हमारे देश में, ठीक है। राज्य आपको पता होगा, स्टेट ये, ठीक है। ये स्टेट आपको दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, भोपाल। तो आपको होमवर्क क्या है बच्चों, ये जो 28 राज्य है ना, इनकी आपको राजधानियां याद करनी है, ये आपका होमवर्क है ना। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये मैप में लिखा हुआ है, बाकी आपको कहीं भी मिल जाएंगी राजधानी। जैसे देखिए, लद्दाख की लेह है, यहाँ पर श्रीनगर है, जो मध्य प्रदेश की भोपाल है, राजस्थान की जयपुर है, ठीक है, लखनऊ है उत्तर प्रदेश की। तो ये जो 28 राज्य है, तो 28 राज्यों की 28 राजधानियां आपको याद करनी है। कल मैं आपसे पूछूंगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। 8 यूनियन टेरिटरी या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश है, इनको अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मैप है इंडिया का, 28 राज्य आपको याद करके आने, इनकी कैपिटल आपको याद करनी है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। अब सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी हम बच्चों पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो भारत है ना, जैसा कि आप इंटरव्यू देने जाते होंगे, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप अपना नाम बताते हैं, है ना, नाम बताते हैं कि नहीं बताते हैं। तो उसी प्रकार से हम इंडिया का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम, हमारा जो देश है
इसके जो नाम हैं उनको हम देख लेते हैं कि कहाँ से ये नाम आए, कौन कौन से हमारे देश के नाम हैं, हमारे संविधान में कौन कौन से नाम वर्णित हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों जो हमारे देश का नाम है वो है भारत। क्या है? भारत। ये नाम कहां से आया है? तो पुराणों में, महाभारत में एक कथा चली है, राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र थे भरत। ठीक है, तो इन भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम पड़ा भारतवर्ष या फिर भारत। ठीक है, क्या पड़ा? भारतवर्ष या फिर भारत। ठीक है, राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र थे भरत। ठीक है। आपने पढ़ा होगा जब आप स्कूल में पढ़ते थे ना, तो खासतौर पर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे, है ना, तो उनकी बुक के कवर में एक बच्चा शेर के मुंह दांत गिनते हुए वो फोटो होगी, तो वही है भरत, है ना। तो उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम क्या पड़ा है? भारत। अब देखिए, ऐसा माना जाता था कि जो राजा भरत थे, है ना, तो इनके जो बच्चों पुत्र थे, इनके जो बेटे थे या फिर पुत्र थे, वो उतने ज्यादा, मतलब देखा जाए तो उत्तराधिकारी, मतलब ऐसा होता है ना कि राजा का पुत्र ही राजा बनता है। ठीक है, तो इतने ज्यादा ये मतलब अ, सक्षम नहीं थे कि ये राजा बन सके। ठीक है, तो राजा भरत ने क्या किया था उस टाइम पे? किसी अन्य व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, अपने पुत्र को नहीं बनाया था, क्योंकि वो उतने सक्षम नहीं थे। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के टाइम से डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र की शुरुआत हो गई थी। क्या हो गई थी? इन्हीं की टाइम से लोकतंत्र या फिर डेमोक्रेसी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो ये जनरल से एक छोटी सी कहानी बता दी कि आपको याद रह जाए कि राजा भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा नाम जो देखने को मिलता है बच्चों वो है इंडिया। इंडिया नाम कहां से आया? इंडिया नाम आया है यूनानियों के द्वारा। अभी मैंने आपको बताया था यूनान कंट्री, यूनान देश। तो यूनानियों के द्वारा या फिर ग्रीक्स के द्वारा हमारे देश का नाम दिया गया भारत। अब ये कहां से आया? देखिए, ये हमारा देश है बच्चों, भारत। ये देखिए, ये हमारा देश है भारत, है ना। अब जब नदियां मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो नदियों में आपको बताऊंगा, एक नदी में आपको पढ़ाऊंगा, यहां से निकलती है तिब्बत रीजन से, जिसका नाम है सिंधु, है ना। ये नदी जो है, इसको हम बोलते हैं बच्चों सिंधु या फिर इंडस। क्या नाम है इसका? सिंधु रिवर। इसका नाम है बच्चों सिंधु रिवर या फिर इसका नाम है इंडस रिवर। ठीक है, ये दो नाम है इसके, सिंधु रिवर या फिर इंडस रिवर। ठीक है, अब देखिए, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर पूरा सागर क्षेत्र है ना, ये हिंद महासागर का अरेबियन सी वाला रीजन है, पूरा जल है यहाँ पर पूरा हिंद महासागर है ना। आपके पास एटलस हो तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है हिंद महासागर के अंतर्गत। मेरा कहने का मतलब ये है कि दक्षिण भारत, यहाँ से मैंने लाइन खींच दूं तो ये पूरा दक्षिण भारत का जो हिस्सा है ये जल से घिरा हुआ है। तो आज से हजारों साल पहले, ठीक है, या फिर 500 साल पहले बात करूंगा, 800 साल पहले, 1000 साल पहले, तो जलीय मार्ग की खोज तो हुई नहीं थी, है ना। सिर्फ लोग स्थल मार्ग से ही आवागमन करते थे, आते जाते थे, है ना। तो यहाँ से तो कोई आ नहीं सकता था भारत। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरी हिमालय रेंज है। उत्तर भारत में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हिमालय रेंज है। ठीक है, जो कि विश्व की सॉरी जो कि विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है। 6000 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो इसको पार करके भी भारत में आना पॉसिबल नहीं था, तो यहां से भी लोग आ जा नहीं सकते थे, क्योंकि हिमालय रेंज है इस रीजन में पूरे में। तो बचता था सिर्फ एक रूट भारत आने के लिए, ये वाला, सिर्फ ये वाला रूट बचता था बच्चों, ये वाला रूट, जहां से लोग भारत आ सकते थे। ठीक है, सिर्फ ये वाला रूट बचता था। अब इस रूट से इंडिया में इंटर करने के लिए एक नदी को पार करना पड़ता था, है ना। कौन सी नदी? ये जो अभी मैंने आपको नदी बताई, इंडस रिवर। ये देखिए, ये जो इंडस रिवर आप देख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जब भारत आता था तो उसको भारत आने के लिए इस इंडस रिवर को क्रॉस करना पड़ता था। ठीक है, तो पूरे विश्व में एक ऐसी छवि बन गई कि वो एक रिवर है इंडस, जिसके किनारे एक सभ्यता, एक देश है। ठीक है, तो यहां से ही हमारे देश का नाम पड़ गया क्या? इंडिया। है ना, इंडस से ही इंडिया बना है। क्या बना है? इंडस रिवर से ही क्या बना है बच्चों? इंडिया बना है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना है, सिंधु नदी या फिर इंडस रिवर से ही हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा है। या फिर जब यूनानी लोग भारत आए थे तो इन्होंने इसी रिवर के नाम पर हमारे देश को पुकारना शुरू कर दिया, तो यूनानियों के द्वारा ये नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये छोटी सी एक स्टोरी बताई। अब दूसरी चीज बताता हूं। ठीक है, एक नाम आपको हिंदुस्तान देखने को मिलता होगा। ठीक है, हिंदुस्तान किसके द्वारा दिया गया है? तो ये नाम जो दिया गया है बच्चों, ये ईरानियों के द्वारा दिया गया है, पर्शियन लोगों के द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, यहां पर एक ईरान का मैप देख लीजिए कहां पर है। ये हमारा भारत है। ठीक है, ये हमारा भारत है बच्चों। ये भारत दिख रहा है। यहां पर पड़ोसी पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान और यहां पर ये ईरान। ठीक है,
तो ये ईरानियों के द्वारा ही हमारे देश का नाम क्या दिया गया है? हिंदुस्तान दिया गया है। कैसे? देखिए, सेम चीज है बच्चों जो अभी मैंने आपको बताई, सिंधु नदी। सिंधु नदी के चलते ही हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। देखिए, जो पर्शियन लोग होते हैं ना बच्चों, जो पर्शियन लोग होते हैं या फिर ईरानी लोग होते हैं ना, ये सा जो होता है इसको हा प्रोनाउंस करते हैं। ये सा का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, सा नहीं बोल पाते, सा को हा बोलते हैं। तो इस सिंधु, ये जो सिंधु नदी थी, सिंधु से बन गया क्या? हिंदू। चूंकि ये सा प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे तो इन्होंने सा को हा बोला, तो सिंधु से बन गया हिंदू, और हिंदू जहां पर रहते हैं उसको बोल दिया गया हिंदुस्तान। ठीक है, तो पर्शियन लोगों के द्वारा या फिर ईरानियों के द्वारा दिया गया है हिंदुस्तान नाम, आपको याद रखना है। ठीक है, और कैसे आया है? ये सिंधु नदी के चलते ही आया गया है। तो सिंधु, सॉरी, हिंदुस्तान और इंडिया, ये जो दोनों नाम आए हैं बच्चों, तो ये सिंधु नदी की देन है, आपको याद रखना है। इसका इंपॉर्टेंस इतना क्यों रहा है अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि और कोई मार्ग नहीं था इंडिया में एंटर करने के लिए, सिर्फ एक ही मार्ग था, और एक मार्ग से भारत में आने के लिए आपको इंडस रिवर क्रॉस करनी पड़ती थी। तो इसी नदी के चलते हमारे देश के ये दो नाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, समझ में आया? चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक है बच्चों जम्बू द्वीप। ठीक है, एक आर्यवर्त भी देखने को मिलता है ना, तो आर्यों के निवास स्थान को आपने, अभी हिस्ट्री आप पढ़ ही रहे हैं दुष्यंत सर से, तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आर्यों के निवास स्थान के नाम पर हमारे देश का नाम आर्यवर्त पड़ गया। ठीक है, इसके अलावा जम्बू द्वीप, जो प्राचीन ग्रंथ मिलते हैं, एंशियंट टेक्स्ट मिलते हैं, तो इसमें कुछ महाद्वीपों की चर्चा की गई थी, जिसमें से एक द्वीप था जम्बू द्वीप, जिसमें हमारा भारत देश स्थित था। तो जम्बू द्वीप भी कहीं कहीं देखने को मिलता है हमारे देश का नाम प्राचीन ग्रंथों में, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर भारतीय संविधान, ये तो इतने सारे नाम मैंने बता दिए, भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, इंडिया, है ना, लेकिन फाइनली ऑफिशियल नाम कौन सा है हमारा? ऑफिशियल नाम से मतलब क्या है कि जो आप कोई ट्रीटी करते हैं किसी देश से, या फिर दूसरे देश जो आपको जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं ना, जैसे आप स्कूल में जब एडमिशन लेते हैं तो आपका एक ऑफिशियल नाम रहता है ना, कि जो डॉक्यूमेंट्स पे रहता है ना, फलाना फलाना कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरा नाम दिनेश साहू, तो मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें मेरा नाम दिनेश साहू है, लेकिन हो सकता हो कि मेरा घर में और कोई नाम हो, दोस्तों के बीच और कोई नाम है। तो सेम चीज यहाँ पर है कि संविधान में कौन सा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, संविधान में दो नाम लिखे मिलते हैं बच्चों, इंडिया और भारत। ठीक है, जैसे आप प्रस्तावना पढ़ेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तो दोनों नाम लिखे मिलते हैं भारतीय संविधान में। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन कभी आ जाए तो ध्यान रखना, इंडिया और भारत दोनों नाम लिखे गए हैं हमारे संविधान में। ठीक है, तो संविधान में दो नामों का वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा इतने नाम हैं हमारे देश के, सारे नेम मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, दोस्तों मैं पिछले 8 वर्षों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और पिछले कई वर्षों के डिफरेंट एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि सही प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की आवश्यकता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें फाइनल एग्जाम में एमसीक्यूज ही फेस करने हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का एक सेट तैयार किया है, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ही क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन में जाकर के आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो लिंक के थ्रू भी आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए, अब अभी मैंने आपको राज्यों को तो होमवर्क में दे दिया कि 28 राज्य की जो कैपिटल्स हैं, राजधानी है, इनको आपको याद करके आना है। 8 केंद्र शासित प्रदेश और हमें आज यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो कितने? 8 यूनियन टेरिटरी हैं या फिर 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, देखिए, सबसे पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है बच्चों, ये है दिल्ली, है ना। दिल्ली जो हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है, हमारे देश की कैपिटल भी है। ठीक है, कहां पर है? यहाँ पर आपको एक राज्य दिख रहा है, हरियाणा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हरियाणा है, और यहाँ पर है ये उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में ये आपको एक शहर दिख रहा होगा जिसका नाम है दिल्ली, जो कि एक यूनियन टेरिटरी भी है, इसके अलावा हमारे देश की राजधानी भी है। ठीक है, तो पहली यूनियन टेरिटरी तो ये हो गई। दूसरी यूनियन टेरिटरी है बच्चों चंडीगढ़, है ना। चंडीगढ़ कहां देखने को मिलेगा? यहां पर ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए, ये हरियाणा है, ये हरियाणा है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखिए ये पंजाब है। ठीक है, तो हरियाणा और पंजाब के बिल्कुल यहाँ पर आपको चंडीगढ़ देखने को मिलता है। अब देखिए, चंडीगढ़ को आप देखेंगे ना, तो बच्चों ये संयुक्त रूप से पंजाब की भी कैपिटल है और हरियाणा की भी कैपिटल है। ठीक है, हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। इसके साथ साथ यूनियन टेरिटरी भी है, तो इसकी कहानी भी इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आपको पता होगा 1966 में, 1966 में हरियाणा नया राज्य बना। क्या बना? हरियाणा अलग राज्य बना।
इससे पहले ये किसमें था? पंजाब। पंजाब एक ही राज्य होता था जिसमें हरियाणा मिला हुआ था, लेकिन 1966 में हरियाणा चूंकि हिंदी भाषी होने के कारण इसको एक अलग दर्जा दिया गया। ठीक है, तो क्या किया गया बच्चों, उस समय जब इसको अलग किया जा रहा था तो सबके मन में एक डाउट था। क्या डाउट था? कि जो चंडीगढ़ है वो पंजाब के पास जाएगा कि हरियाणा के पास जाएगा, है ना, सबके मन में था। पंजाब चाहता था कि हमारे पास आ जाए, हरियाणा चाहता था कि हमारे पास आ जाए। और यदि मान लीजिए किसी भी एक राज्य को ये दिया जाता तो उस समय विवाद की स्थिति बनती है ना। तो उस समय सबसे अच्छा कार्य क्या किया गया कि जो चंडीगढ़ है इसको यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया तत्काल, तुरंत रूप से, है ना। इसको यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और संयुक्त रूप से हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी बनाया गया। ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको याद रखना है कि दोनों राज्यों की ये कैपिटल है, इसके साथ साथ यूनियन टेरिटरी भी है और 1966 में ही इसको बनाया गया था यूनियन टेरिटरी, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये दो यूनियन टेरिटरी हो गई बच्चों। अगली है दादर नागर हवेली और दमन द्वीप। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर आपको दमन द्वीप देखने को मिलेगा और यहां पर दादर नागर हवेली देखने को मिलेगा। ये दो पहले बच्चों 2020, यहां पर एक डेट लिख रहा हूं मैं, 26 जनवरी 2020, ये एक डेट मैंने यहां पर लिख दी, 26 जनवरी 2020। इस डेट से पहले यदि आप बात करेंगे तो दादर नागर हवेली और दमन द्वीप ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी होती थी, लेकिन 26 जनवरी 2020 के बाद से इनको मर्ज कर दिया गया, इनको मिला दिया गया। ठीक है, तो याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, चूंकि करंट ही है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है ये, कि दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को कब मर्ज किया गया, तो 26 जनवरी 2020 को इनको मर्ज कर दिया गया और इनको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इससे पहले ये अलग अलग यूनियन टेरिटरी होती थी। ठीक है बच्चों, याद रखना, दादर नागर हवेली दमन द्वीप, कैपिटल क्या है? तो दमन इसकी कैपिटल है, याद रखना। ठीक है, अगला जो यूनियन टेरिटरी है इसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत में यदि आप द्वीप समूहों की बात करेंगे तो दो द्वीप समूह आपको देखने को मिलते हैं, है ना। द्वीप समूह क्या होते हैं? यदि देखिए, द्वीप सबसे पहले समझ लीजिए, ये मान लीजिए कोई सागर महासागर है, ठीक है, या फिर झील है, कुछ नदी है, कुछ कोई भी जलीय निकाय है, मान लीजिए कोई जलीय निकाय है। ठीक है, जलीय निकाय के बीच में एक छोटा सा ये लैंड एरिया है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? द्वीप। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? द्वीप या फिर आइलैंड इसको हम बोलते हैं। मान लीजिए ये एक द्वीप है तो इसको हम द्वीप या फिर आइलैंड बोलेंगे, और एक से अधिक द्वीप है ना, यहाँ पर मान लीजिए ये बहुत सारे द्वीप हैं इस प्रकार से, तो इनको हम क्या बोलेंगे? द्वीप समूह। क्या बोलेंगे इनको हम? द्वीप समूह। तो इसी प्रकार से भारत में दो द्वीप समूह देखने को मिलते हैं, एक तो यहाँ पर अंडमान निकोबार और यहाँ पर आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा। ठीक है, अंडमान निकोबार बच्चों आपको बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलता है और लक्षद्वीप आपको अरब सागर या फिर अरेबियन सी में देखने को मिलता है। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको यूनियन टेरिटरी बता रहा हूं। तो अंडमान निकोबार सबसे बड़ा द्वीप समूह है भारत का, याद रखना है, 500 से अधिक द्वीप है। तो अंडमान निकोबार ये भी एक यूनियन टेरिटरी है, पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। ठीक है, तो याद रखना। तो कितनी यूनियन टेरिटरी पढ़ ली बच्चों? 1 2 3 4, 4 यूनियन टेरिटरी पढ़ ली हमने। अगली है लक्षद्वीप। ठीक है, यहां पर जो अरब सागर में द्वीप समूह है इसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप। ठीक है, करीब ज्यादा द्वीप यहाँ पर नहीं है, करीब 35-36 के आसपास द्वीप है यहाँ पर। ठीक है, लक्षद्वीप, इसकी कैपिटल क्या है? कवरत्ती इसकी कैपिटल है, याद रखना है। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी है जो कि अभी रिसेंट में ही 2019 में बनाई गई थी, 31 अक्टूबर 2019। ये डेट मैं यहाँ पर लिख रहा हूं बच्चों, 31 अक्टूबर 2019। ये डेट आप याद कर लेना, कई बार एग्जाम में आएगी या फिर आई है और आएगी आगे। ठीक है, इस डेट को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, है ना, जो अमृत जी अभी बोल रहे थे, 29 राज्य। ये तब की कहानी है जब जम्मू कश्मीर राज्य होता था, 370 यहां पर लागू थी। ठीक है, लेकिन इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, आपको पता होगा 2019 से हमारे भारत में 28 राज्य हैं। ठीक है, तो ये यूनियन टेरिटरी बन गई है। देखिए 5 अगस्त 2019 को इसको घोषित किया गया था और प्रभावी कब से किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, तो एक ये हो गया और एक लद्दाख हो गया। ठीक है, एक लद्दाख हो गया। लद्दाख बच्चों सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है, आपको याद रखना है। तो इसको भी 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी किया गया और ये इस समय अस्तित्व में आई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये बच्चों 8 यूनियन टेरिटरी को हमने यहाँ पर डिस्कस किया, केंद्र शासित प्रदेश को हमने डिस्कस किया। बाकी जो 28 राज्य आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इनकी कैपिटल आपको याद करनी है। एटलस में मैप खोल करके अच्छे से चीजें को आपको स्टडी करना है, देखना है कौन सा राज्य कहाँ है। देखिए ज्योग्राफी में बच्चों यदि आपने मैपिंग को स्ट्रॉन्ग कर लिया है ना, मैपिंग का बहुत इंपॉर्टेंट खेल है, कौन सा राज्य कहाँ है,
किस राज्य की बॉर्डर किस राज्य से लगती है या फिर किस राज्य से नहीं लगती। जैसा कि दिल्ली का बताया मैंने, यहाँ पर चंडीगढ़ का बताया है ना। तो ज्यादा से ज्यादा आपको मैपिंग, जब भी आप पढ़ें ज्योग्राफी तो मैप एटलस खोलकर ही आपको पढ़ना है, ठीक है। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैपिंग होगी उतना ज्यादा आपका ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। आपको मैप से ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये सॉरी, एक एक और यहाँ पर यूनियन टेरिटरी छूट गई है, पांडिचेरी है ना, पुडुचेरी या फिर पांडिचेरी बोलते थे पहले इसको। तो पुडुचेरी एक 8वीं यूनियन टेरिटरी है, आपको याद रखना है। इसकी विशेषता क्या है बच्चों? इसकी विशेषता ये है कि इसके जो जिले हैं या फिर इसके जो क्षेत्र हैं, है ना, पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी या फिर पुदुचेरी यूटी के जो क्षेत्र हैं, ये अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। जैसे आप देखेंगे केरल में माहे स्थित है, ठीक है। जो यनम इसका एक जिला है वो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में कराईकल और पुदुचेरी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसके राज्य क्षेत्र या फिर जिले अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। तो माहे इसका जो एक जिला है, सबसे छोटा जिला है भारत का, वो केरल में आता है। यनम जो है ये आंध्र प्रदेश में आता है, कृष्णा इसके अलावा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र में पड़ता है, और पुदुचेरी कराईकल तमिलनाडु रीजन में ही स्थित है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये भी एक हमारी 8वीं यूनियन टेरिटरी है। देखिए, कराईकल तमिलनाडु, यनम आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी ठीक है, वही सब लिखा है यहाँ पर, याद रखना। कराईकल और पुदुचेरी कहाँ आते हैं? तमिलनाडु रीजन में आते हैं। तो ये बच्चों 8 यूनियन टेरिटरी मैंने आपको डिस्कस करा दी। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं अच्छे से याद रखना। कल हम प्रॉपर तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे, अवस्थिति है ना, भारत की लोकेशन देखेंगे, जितनी भी चीजें हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो आज हमने बेसिक बेसिक चर्चाएं की। कोई भी डाउट हो तो फिर आप मुझे बताइए कमेंट में। तो आज के लिए हम यहाँ तक ही रखेंगे क्लास को। कल से हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे भारत की अवस्थिति कहाँ है और जो भी अन्य पॉइंट है उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।